हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीपीओ में पहले भी पूछे जा चुके हैं। पिछले एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट से उठाएंगे, ताकि अभी क्योंकि हम इन जनरल अवेयरनेस की क्लास में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉलिटी, राइट। हम पॉलिटी से हटके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज, ताकि आपकी जो सेल्फ प्रिपरेशन चल रही है, आप जो जो पढ़ रहे हैं घर पे बैठे हुए, आपको एक आइडिया लग सके कि उसमें से कौन सी वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है, और कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हम हमारा आज का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, उसको हम शुरू कर सकें, ठीक है। तो ये सुपर सप्ताह जो हमारी सीरीज़ है उसकी आज पहला लेक्चर है जनरल अवेयरनेस का, और ये सेकेंड क्लास है। इस सीरीज़ के अंदर हम 12 क्लासेस के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो कि आपको ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन होता रहे, प्लस आपको थोड़ा आइडिया मिलता रहे कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो अभी आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे जनरल अवेयरनेस के, उसके हम आंसर्स भी देखेंगे, प्लस साथ में उनका थोड़ा सा ओवरव्यू भी देखेंगे कि कहाँ से उसको कैसे करना था, उसको पढ़ना कैसे था, ठीक है। हेलो जी, हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज बहुत दिनों बाद क्लास है, और अभी भी हम पढ़ने वाले वैसे नहीं हैं कि हम जो हमारा पॉलिटी का जो टॉपिक्स चल रहा था हम उसके आगे नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सारे सब्जेक्ट से जनरल अवेयरनेस के पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अराउंड 30 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे आएंगे वो आंसर्स देंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि क्या क्या आंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा कि कौन से किस लेवल के वो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आंसर्स जो हैं वो कितने बच्चे जो हैं वो दे पा रहे हैं उन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं आपको दे रही हूँ 5-6 सेकेंड्स, अगले 10-20 सेकेंड्स में जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि हम आज का अपना जो क्लास है उसे शुरू कर पाएँ, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चंस करने में मज़ा नहीं आएगा अगर आप बहुत कम रहेंगे, राइट। अगर बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं फिर क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा नहीं आता है। तो जल्दी से हम अगर क्वेश्चंस करेंगे, स्पेसिफिकली अगर आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आप सब जब एक साथ आंसर्स देते हैं तो ही पता चलता है कि किसको कितना आता है ना। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कीजिए, और ताकि हम आज के क्वेश्चंस को करें। और ये क्वेश्चंस होने वाले हैं सीपीओ के प्रीवियस पेपर्स में से, और हम इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, हेलो जो भी यहाँ पे सेशन के अंदर मौजूद हैं, वेलकम, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड ज़रूर जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। वहीं पर जो है हमारी सारी जो अपडेशंस हैं वो उसी ग्रुप के अंदर आती हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारी ONC के ऊपर रजिस्टर नहीं किया है, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाता है जिसके ऊपर कि आप ONC पे जाते हैं, जहाँ पे कि पूरी सारी वीडियोस एक लाइन के अंदर लगी होती हैं कि कैसे उनका स्केड्यूल वाइज, ठीक है। तो आपको वापस भी कभी जाना है तो आप उनको बहुत इजीली विजिट कर सकते हैं। मोहित जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक बार देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है मोहित जी। जल्दी से जल्दी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे इस साइट के ऊपर, यहाँ पे आप जो हैं आप पढ़ना चाहते हैं जो सीपीओ को लेके, आप लोग आया कीजिए। स्पेसिफिकली ये जो लाइव सेशंस हैं, जो जनरल अवेयरनेस के सेशंस हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जब पढ़ना होता है तो आप उन सेशंस को बाद में भी देख सकते हैं ना, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तब आप साथ के साथ वहाँ पर रहेंगे तो ही आपके लिए ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, राइट। तो आप साथ साथ जब आंसर्स देते हैं तो ही आपको पता चलता है कि एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ जाता है सामने तो आप उनमें से कौन सा आंसर मार्क करेंगे। वरना हम क्या करते हैं, जब हम वीडियो देखते हैं बाद में, तो हम क्या करते हैं, हम 4 ऑप्शन में से देखेंगे, हमें लगता है कि ये लग रहा है हमें, और इन 2 में से हो सकता है। तो जो हमें लगता है ना कि आंसर अब सही आ गया, तो हम क्या करेंगे, हाँ मुझे तो यही लग रहा था, यही सही होगा, है ना, तो हम उसको भी अपना सही मान लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप लाइव सेशन में होंगे। लाइव सेशन के अंदर
लाइव सेशन के अंदर जब आप बात करेंगे, लाइव सेशन के अंदर जब आप आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपने 2 चॉइस अगर आपके पास एंड में बचती हैं तो आप किसको मार्क करके आते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में बहुत मैटर करता है ये जीके के अंदर स्पेसिफिकली। कैसे, मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। देखिए आपके पास अगर 4 ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस हैं, राइट, तो आपको ये लग रहा है कि या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो पर आपको अभी लग रहा है कि आपने जब वीडियो को बाद में देख रहे हैं, है ना, बाद में वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना। बट जैसे ही आपको आंसर पता चलेगा आप क्या कहेंगे, हाँ मुझे तो सी ही लग रहा था क्योंकि वो सही आंसर है ना। बट एक्चुअली जब आप यहाँ पे लाइव सेशन के अंदर रहेंगे तब आंसर देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको उनमें से कौन सा एक्चुअली आंसर आप मार्क करने वाले थे। क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे, दोनों में से चूज करके लिखेंगे कि मुझे कौन सा आंसर सही लग रहा है ना। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली आपके 50-50 में से सिलेक्ट करने की रेशो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, उनसे तो कर ही दीजिए, है ना। और जल्दी से इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं और आज के सारे क्वेश्चंस को हम बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉलिटीज डज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ फेडरलिज्म अकोमोडेट। मतलब क्या है इसका, हिंदी में भी नीचे दिया गया। देखिए हिंदी का जो पार्ट है उसको आप नीचे से पढ़िएगा, जिनको कि हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं पहले ही बता रही हूँ ये हिंदी जो है टोटली गूगल ट्रांसलेटेड है, ठीक है। तो वहीं से ये डायरेक्टली गूगल ट्रांसलेट में डाल के जो आया है ना वही है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। और मोस्टली एग्जाम्स में भी यही गूगल ट्रांसलेटिंग ही यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा देख के, ओके। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। ऑप्शंस तो मैं बाद में लाऊंगी, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लगता है। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया है कि फेडरलिज्म हमने बात की थी इंडियन पॉलिटी में, इसकी फेडरलिज्म क्या होता है ना। तो एक इंडियन फेडरलिज्म के अंदर कितनी पॉलिटीज आती हैं, मतलब कितनी टाइप की पॉलिटी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है फेडरलिज्म के अंदर, ठीक है। इसका आंसर देना है आपने। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, 2 बिल्कुल। अभी मैं ऑप्शंस दिखा रही हूँ उनके लिए जिन्होंने अभी ऐसे नहीं आंसर दिया है। तो अभी 3, 2, 4, 1 जल्दी से इसमें से देख के भी आप बता दीजिए जिनको कि ये लग रहा है कि क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन आ जाए तो मैं सही कर दूंगा, तो जल्दी से वो बताएं। ऐसे ही हम आज के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले आप थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन के बारे में, बाद में ऑप्शन देखेंगे। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आप बाद में ऑप्शंस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने का मौका लगेगा कि हाँ मैंने ये कहीं पे पढ़ा है क्या इसका आंसर अगर ऑप्शंस ये ना हो के कुछ और होते तो भी मैं यही आंसर करता, ठीक है। तो आंसर्स आ गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे B, 2, ओके। तो बिल्कुल सही आंसर आप सबने दिया है 2 पॉलिटीज होती हैं फेडरलिज्म के अंदर। नहीं, शारिक जी ने आंसर दिया लोकसभा एंड राज्यसभा। आपने ये तो आंसर सही दिया 2, ठीक है। बट लोकसभा और राज्यसभा आर नॉट 2 पॉलिटीज। ये क्या है, 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर के जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 पॉलिटीज से मतलब है कि कितने लेवल्स की यहाँ पे गवर्नमेंट है, कितने लेवल्स की यहाँ पे गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म के अंदर। बेसिकली 2 लेवल, 2 पॉलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल दीपक जी ने सही कहा है, मतलब राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है, राज्य सरकार के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, अलग पावर्स हैं, और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर्स हैं, राइट। तो दिस इज आवर आंसर इज 2, आंसर इज B, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, द नैरो जोन between lithosphere, hydrosphere and atmosphere where natural vegetation and wildlife exist is called the। एक छोटा जोन आता है बीच में, किसके बीच में,
लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों के बीच के एक नैरो जोन को क्या कहते हैं? अगर आपने पढ़ा है आज तक, अगर आपने ये चीज पढ़ी है, साइंस को थोड़ा देखा है, ज्योग्राफी को थोड़ा देखा है, तो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, विनीत जी ने आंसर दिया है बायोस्फेयर। ओके, विनीत जी ने और ये भी बहुत बताया है, हमें एनलाइटन किया है हम सबको ये बता के कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही कहा है विनीत जी कि अगर हम पार्लियामेंट, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेथोस्फेयर। व्हाट इज स्ट्रेथोस्फेयर दीपक जी? स्ट्रेथोस्फेयर क्या होता है? चलो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। विनीत जी ने तो पहले ही बायोस्फेयर लिख दिया और बायोस्फेयर ऑप्शन में भी है। अब बाकी सब जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? ए जियोस्फेयर, बी बायोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर या डी एक्सोस्फेयर? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मोहित जी क्रस्ट ऑप्शंस में है ही नहीं और स्ट्रेथोस्फेयर भी नहीं है, बट स्ट्रेथोस्फेयर होता क्या है? देयर इज स्ट्रेथोस्फेयर इज, आई हैवंट हर्ड दिस टर्म येट, मे बी हो सकता है कि किसी एरिया को कहते हो। ठीक है, तो बट आई हैवंट हर्ड दिस टर्म। ओके, तो यहाँ पे शारिक जी ने आंसर दिया है ए। ओके, बाकी सभी जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए यही यहाँ पे गलती हो, यही यहाँ पे होता है कि जब आप लाइव क्लास में आंसर्स देते हैं ना, तो आप हमेशा दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, वो वाला मार्क कर देते हैं। बट आप जब लाइव में नहीं होते हैं, आप जब सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर लेके उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तब आप कोई भी मार्क कर सकते हैं उसमें से, है ना? तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये यही लग रहा था मुझे, तो यही वाला लग रहा था जो इन्होंने सही बताया, है ना? ओके, second layers is stratosphere. What is this? आई थिंक आप जो जिस लेयर के बारे में बात करें दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है। ठीक है, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या है? 3 लेयर्स, यानी कि लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एक मिनट उल्टा चला गया थोड़ा, ओके यहाँ, ओके, दिस इज, हमने क्या कहा है? लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर वाला पार्ट। तो इन तीनों के बीच का लिंक होता है, इन तीनों के बीच का एक लिंक होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है, ओके, तो इन तीनों के बीच के लिंक को जिन्होंने आंसर दिया था बायोस्फेयर, वो बिल्कुल सही आंसर दिया था, बिल्कुल उसे बायोस्फेयर ही कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज लिथोस्फेयर, this is our hydrosphere and this is our what? तीसरा क्या रह गया? एटमॉस्फेयर। इन तीनों के बीच का ये जो पार्ट है, इसको ही हम कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, तीनों के बीच का जो पार्ट रह जाता है, इसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिस्ट के बारे में एक क्वेश्चन है। कौन से इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी डेवलप की 1817 में, जिसको कि उन्होंने डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन? इनमें से कौन से अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? अब मुझे पता है ये क्वेश्चन वो नहीं है जिसको कि ऐसे ही पता होगा, तो मैं इसके अंदर दे रही हूँ पहले ही ऑप्शन। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका? पॉल क्रुगमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, गैरी बेकर या फिर डेविड रिकार्डो? बताइए जल्दी से इसका आंसर, जल्दी 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 से सॉल्व कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। कहाँ पे जा रहे हैं सब लोग? ये ऐसे अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्लास में रह के लाइव क्वेश्चंस, इसको एक मॉक की तरह लीजिए कि आपको अभी थोड़ी बहुत मॉक्स क्या होते हैं, जैसे आपको जब एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पे जैसे आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं, जब आपने, तो आप उनको क्या मार्क करोगे? जब आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, जब एग्जाम के अंदर आप जाओगे तो कौन सा आंसर मार्क करोगे, वही यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो शारिक जी ने आंसर दिया डेविड रिकार्डो। ठीक है, बिल्कुल आपने आंसर दिया है शारिक जी, बाकी सब भी आंसर दीजिए। विनीत जी ने 4 के आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया है, क्वेश्चन मार्क से नहीं बात बनेगी विनीत जी, बी श्योर। आपको ऑप्शन जब आप पेपर में मार्क करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वहाँ पे आप थोड़ा सा ये कर दें। आई एम हाईली डाउटफुल कि शायद 4 हो सकता है या शायद 2 हो सकता है, बट ठीक है ये कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से
दीपक जी कह रहे हैं इन्होंने पढ़ा है, डेविड रिकार्डो इज द राइट आंसर। ओके, तो बिल्कुल आप सबने सही कहा है, जो इन्होंने आंसर दिया था डी, डेविड रिकार्डो बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एक एस्टैब्लिश की थी, उसमें उन्होंने क्या कहा इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर कि सारी जो कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड करती हैं, इवन दो उनको ये पता भी होता है कि अगर वो अपनी ही कंट्री के अंदर गुड्स को बनाएंगी तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, उसके बाद भी वो ट्रेड करने में विश्वास रखती हैं। दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, who became Nawab of Bengal after the death of Ali Vardi Khan in 1756? इन 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद कौन बने थे नवाब? अब ये जल्दी से अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए सेशन जो कि आपसे क्वेश्चंस भेजते हैं, आपको क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो अगर ये क्या है, ये जनरल अवेयरनेस है ना। अगर आप सीपीओ की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी दीज आर समथिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी दिस इज जस्ट जनरल जीके, बट जो स्पेसिफिकली सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए क्या ये एक मॉक पेपर है कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये आंसर आता है। तो विनीत जी ने तो ऑप्शंस देने से पहले ही बता दिया है, सिराजुद्दौला इन्होंने आंसर दे दिया है। बाकी भी जल्दी से अपना आंसर बताइए अगर आपको नहीं पता है। ऑप्शंस मैं दे रही हूँ यहाँ पे, सुजान खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। इनमें से कौन है जो कि 1756 में अलीवर्दी खान की मौत के बाद नवाब बने, बंगाल के नवाब बने? सुजान खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला या मीर जाफर? जल्दी से थोड़ा यही देख लीजिए कि थोड़ा तो कुछ तो ट्राई कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्या लगता है इनमें से कौन होना चाहिए? और सिराजुद्दौला तो एक बहुत ही फेमस नवाब रहे हैं बंगाल के, और उनके फेमस होने का रीज़न क्या है? बिल्कुल दीपक जी, आपने आज ही रीड किया तो आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, बट मुझे ये बताइए सिराजुद्दौला एक फेमस नवाब रहे हैं बंगाल के और उनके फेमस होने का रीज़न क्या है? सिराजुद्दौला जी के फेमस होने का रीज़न क्या है? एनीवन? प्लासी युद्ध, बिल्कुल, बैटल ऑफ प्लासी वाज द वन, बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद की ऑलमोस्ट पावर जो है वो ब्रिटिशर्स जिसके अंदर जीत गए थे, है ना। तो इसके अंदर इन्हें सोया हुआ नवाब कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, सिराजुद्दौला। तो ये बंगाल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे उस समय पे, है ना, जिसके बाद की थोड़ी बहुत ब्रिटिशर्स ने जीत हासिल की थी। दिस वाज सिराजुद्दौला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? शुद्ध रूप में निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक गलनांक होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है इनमें से? ऑप्शंस आपके सामने, गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर या प्लेटिनम। आपको ये बताना है इनमें से कौन से एलिमेंट का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका है? वन ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चन साइंस की कैटेगरी से जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं पे पूछे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, है ना। तो इसमें से आपको मुझे बताना है गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर या प्लेटिनम। और यहाँ पे आंसर्स आ गए हैं बी, टंगस्टन, बी, डी, बी। और ये जो बच्चे हैं बीच में आंसर्स देते हैं, बीच में नहीं देते, ऐसा नहीं करना है, सबके आंसर देने हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। और वो क्यों देने हैं? क्योंकि अगर अभी आपने आंसर नहीं दिया तो आप एग्जाम में गलत मार्क करके आओगे, ठीक है। अभी करके देखो मार्क की कौन सा आप मार्क करने वाले हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। टंगस्टन यूज्ड इन बल्ब, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, बी, टंगस्टन इज द राइट आंसर, जिसका कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए उसे बल्ब में भी यूज किया जाता है ताकि वो बहुत देर तक मेल्ट ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, which commission was appointed by central government to examine issues related to center state relations? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। आपको क्या बताना है? केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों को अच्छा रखने के लिए या उनको अच्छे से उनके लिए सजेशंस देने के लिए कौन सा इनमें से कमीशन बनाया गया था? सरकारिया कमीशन,
मंडल कमीशन, नानावती कमीशन या फिर कोठारी कमीशन, इनमें से कौन सा कमीशन बनाया गया था इसके लिए। और आंसर्स आए हैं यहाँ पे, विनीत ने दिया है सरकारिया और बाकियों ने, मोहित जी ने बोला योजना आयोग। योजना आयोग इज प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग इज प्लानिंग कमीशन जो कि अब रद्द किया जा चुका है, ठीक है। दैट इज नॉट अ कमीशन जो कि किसी चीज के लिए बनाया गया था, ओके। देन नेक्स्ट इज सरकारिया एंड बी ए, सरकारिया कमीशन ए बी बी, ओके। तो इससे पहले ये बताओ कि जिन्होंने सरकारिया कमीशन आंसर दिया है तो वो बताओ कि बी जिन्होंने आंसर दिया उनके लिए कि बी मंडल कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है और बहुत न्यूज में रहा है बहुत समय तक, ये किसके लिए बना था? मंडल कमीशन किसके लिए बना था? जल्दी से अपनी यार जनरल अवेयरनेस को रिवाइज करो, यही अब एक बार अभी ब्रश अप करोगे तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना तो जल्दी से सही आंसर कर दोगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका बिल्कुल ए है, ए सरकारिया कमीशन, वो बनाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, ठीक है। जो मंडल कमीशन है वो बहुत ही न्यूज में रहा है, किसके लिए? एक बहुत ही न्यूज वाला टॉपिक जो हमेशा रहता है वो है रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन किस सेक्शन को दी जानी चाहिए किसको नहीं, उसके लिए बना था मंडल कमीशन। और आप बाकी दोनों कमीशंस की अगर बात करो तो नानावती कमीशन की अगर हम बात करें, नानावती कमीशन बना था कुछ समय पहले गुजरात राइट्स, जो 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे उसके लिए ये बना था, ठीक है। उसके अंदर ये देखने के लिए कि गुजरात के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है। और ये रिसेंटली जब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ये न्यूज में रहा था नानावती कमीशन। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि इसने अभी थोड़े समय पहले अपनी रिपोर्ट दी थी जिनमें इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्लीन चिट दी थी कि उनका कोई रोल नहीं था जो हमारे गुजरात राइट्स हुए थे उसके अंदर, ठीक है। तो ये था नानावती आयोग। और रही बात कोठारी कमीशन की, कोठारी आयोग ये किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था सिविल सर्विसेज के लिए। सिविल सर्विसेज जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये बताने के लिए उसका किस तरीके से पैटर्न चेंज होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर, यस एजुकेशन सेक्टर कह सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किंग जॉर्ज V ने क्राउन ऑफ इंडिया को कब एज्यूम किया था? मतलब वो भारत देश के राजा कब बन गए? भारत देश के राजा कब बन गए? किंग जॉर्ज V एज्यूम्ड द क्राउन ऑफ इंडिया इन, ऑप्शंस चाहिए किसी को या फिर ऐसे ही बता दोगे? ऐसे ही बता दोगे किंग जॉर्ज V ने कब क्राउन ऑफ इंडिया को एज्यूम किया था? आई थिंक हमें इसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, जल्दी से देखते हैं ऑप्शंस को। 1917, 1906, 1923 और 1911, 1917, 1906, 1923 एंड 1911, ओके। आंसर्स बताइए जल्दी से। 1911 आंसर आ गया यहाँ पे। शारिक जी ने आंसर दिया 1906 और दीपक जी ने आंसर दिया 1901। 1901 ऑप्शन में नहीं है दीपक जी, ओके। बताइए जल्दी से क्या लगता है आपको इसका आंसर? ठीक है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है डी, दैट इज 1911 इसका सही आंसर है। 1911 के अंदर बिल्कुल गेट बनाया गया था, प्लस उस समय पे हुआ था एक दिल्ली दरबार जिसके अंदर की इनको किंग जॉर्ज V घोषित किया गया था, जिसके लिए कि कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था जन गण मन। उस समय पे इनके लिए गाने इनको डेडिकेट किया था बेसिकली, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आना था हमारे देश के अंदर दिल्ली दरबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ द्री, मथुन, तलोन, एमे, आही, एमरा एंड आवा। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के यहाँ पे नाम दिए गए। अगर इनमें से एक भी ट्रिब्यूटरी आपको पता है कि किस रिवर की है तो जल्दी से आंसर दे दो। मैं ऑप्शंस दे रही हूँ यहाँ पे। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ कावेरी, दिबांग, लोहित और गोदावरी। कावेरी, दिबांग, लोहित और गोदावरी ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। और मैं ट्रिब्यूटरीज फिर से दिखा रही हूँ आपको। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? द्री, मथुन, तलोन, एमा, आही, आवा, ओके।
सो विनीत ने सिर्फ आंसर दिया है इसका दिबांग, बाकी सबने कहा है डोंट नो या फिर सी लोहित। ओके, आंसर है इसका बी दिबांग। बी दिबांग इसका सही आंसर है। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज दिबांग रिवर की हैं। ये जो दिबांग रिवर है ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती हुई बहती है, और ये खुद दिबांग रिवर खुद भी एक दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। वो नदी कौन सी है, जल्दी से मुझे बताओ। यस, विनीत ने पहले ही बता दिया, ब्रह्मपुत्रा। बिल्कुल सही बताया आपने। दिबांग खुद भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जो कि वन ऑफ द मेजर रिवर्स है इंडिया की। ठीक है, दिबांग भी मेजर रिवर्स है, बट वो खुद एक ट्रिब्यूटरी है उससे भी मोस्ट मेजर रिवर्स, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेजर रिवर्स हाई जो हमें मिलती हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ऊपर से अगर हम शुरू करें, इंदस आएगी, फिर गंगा, फिर यमुना, फिर इधर ब्रह्मपुत्र, और नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, और दूसरी साइड नर्मदा, तापी, जो कि बहुत बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, FWP प्रोग्राम जो है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसको कब लॉन्च किया गया? In which year was the National Food for Work program launched in India? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम किस साल में शुरू किया गया? 2002, 1991, 2004 या फिर 2000? ऑप्शंस दे दिए हैं मैंने, 2002, 1991, 2004 या 2000। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ऑप्शंस मिलते ही आंसर्स यहाँ पे आ गए हैं। दीपक जी ने आंसर दिया है 2004, दीक्षा जी ने भी आंसर दिया है 2004। आप दोनों ने सही आंसर दिया है। सही आंसर है सी 2004। ऐसे में भी नहीं चलेगा दीपक जी, आपने पहले भी ये चीज़ की है। क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा, मे बी से नहीं चलेगा। बी श्योर कि क्या आएगा, और वो आपको कैसे मिलेगी श्योरिटी? जब आप बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि जो आप गेस कर रहे हैं, जिस पॉइंट को आप गेस कर रहे हैं, वो सही होता है कि नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेश लप्तू ये एक फोक डांस है। कौन सी इंडियन स्टेट का? लेश लप्तू। अब देखिए, जो फोक डांसेस हैं वो हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मेजर डांसेस की अगर हम बात करें तो वो सबको पता होते हैं ना। बट फोक डांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं पे मिस हो जाते हैं ना। तो मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शंस। लेश लप्तू किस इनमें से इंडियन स्टेट का फोक डांस है? नागालैंड, केरला, गोवा और कर्नाटका में से। लेश लप्तू, नागालैंड, केरला, गोवा और कर्नाटका। देखिए, फोक डांसेस जो हैं, अगर कोई भी न्यूज़ में रहता है किसी भी रीज़न के कारण, उसकी तो स्टेट पक्का याद कर ही लेनी है बिल्कुल अच्छे से, है ना। बाकी स्टेट्स की जनरल थोड़ा बहुत आइडिया ले लो फोक डांसेस का, और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं तो आप उसमें से भी सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी फोक डांसेस का नंबर तो बहुत लेट आने वाला है। अभी तो हम पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी के बाद हम करेंगे जब भी हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जब करेंगे तब इसका नंबर आएगा फोक डांसेस का। तो आंसर दीपक जी ने दिया है नागालैंड। बिल्कुल सही आंसर आप सबने दिया है। ए, नागालैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th question, which of the following is the outer layer of the earth which is made of plates which fit together like a jigsaw puzzle? जिक्सो पजल की तरह एक इनमें से कौन सी आउटर लेयर है अर्थ की जो कि एक दूसरे के साथ जिक्सो पजल में फिट हो जाते हैं, है ना। ये कौन सी लेयर है अर्थ की? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ और थोड़ा सा एक हिंट भी दे रही हूँ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स, दोनों की अगर आपको नॉलेज है थोड़ी कि क्या होती हैं दोनों, तो आप इसका आंसर जल्दी से मुझे सही बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल? क्रस्ट होती है, क्रस्ट भी लेयर, टॉप मोस्ट लेयर इज बिल्कुल क्रस्ट अगर हम इन जनरल देखें। बट क्रस्ट को भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक सिर्फ क्रस्ट जो है वो अकेली मूव नहीं करती है। जब लेयर्स मूव करती हैं, एक लेयर का नाम होता है, उसको एक नाम से जाना जाता है। इन चारों में से मीजोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर, इन चारों में से एक नाम से जाना जाता है। और आपको ये बताना है कि सही आंसर
क्या है इसमें से? आंसर आया है डी, लिथोस्फेयर बी। ओके, बताइए और कोई इसका ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहता है? और कोई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहता है? अब देखो बायोस्फीयर तो नहीं है, बायोस्फीयर तो हमने पहले ही पढ़ा कि वो क्या होता है ना, बायोस्फीयर हमने पहले ही पढ़ा कि वो क्या होता है। ठीक है, तो विनीत जी ने आंसर दिया लिथोस्फीयर, श्योर। ओके, अब देखते हैं लिथोस्फीयर होता क्या है। आंसर इसका बिल्कुल डी, लिथोस्फीयर करेक्ट है। ठीक है, अगर आप अर्थ को ऐसे एक जैसे केक के पीस को काटते हैं वैसे हम अर्थ को एक बार पोर्शन में काट लें तो सबसे टॉप लेयर जो होती है दैट इज क्रस्ट, है ना, बीच की लेयर दिस इज मेंटल एंड लोअर मोस्ट लेयर दिस इज कोर। और कोर के अंदर भी दो होते हैं, इनर और आउटर, मेंटल के अंदर दो होते हैं, अपर और लोअर। ठीक है, अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज बेसिकली ये क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का कुछ पोर्शन, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे बीच में एक सेमी मोल्टन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एस्थीनोस्फीयर, उसके ऊपर ये लिथोस्फीयर मूव करती है। ठीक है, दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर यही सब कहा गया है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ये कहा गया कि ये जो सारी प्लेट्स हैं, जो हमारी अर्थ के ऊपर प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के अंदर जिग्सॉ फिट पजल की तरह फिट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन? साइंस के अंदर आप जब केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इनमें से किसको कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, सॉल्ट, डायमंड, सी वाटर, कोल। इनमें से किसको आप एक सॉल्यूशन कह सकते हैं? सॉल्ट, डायमंड, सी वाटर या कोल। ठीक है, सॉल्ट, डायमंड, सी वाटर या कोल। अब मैं आपको इन सबके थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर ही शायद आपको पता चल जाए। सॉल्ट क्या होता है? बेसिकली सॉल्ट इज NaCl, है ना, सॉल्ट इज NaCl, है ना। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। डायमंड, डायमंड इज व्हाट? कार्बन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट? सी वाटर, सी वाटर इज व्हाट? यही NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस अदर सॉल्ट जो कि वाटर में मिक्सड होते हैं। एंड लास्ट इज कोल, कोल इज कोयला जो कि एक अदर फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, तो अब बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या है इसका? सबने गलत आंसर दिया है, सबने गलत आंसर दिया है। सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या है? NaCl साथ में मौजूद है, तो दिस इज व्हाट अ कंपाउंड। ठीक है, और सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? मिक्सचर। ठीक है, वो होते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर के अंदर एक होमोजीनस मिक्सचर्स की कैटेगरी होती है, उसके अंदर आते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक सॉल्यूट होगा जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स्ड होगा। ठीक है, सॉल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, जिसमें कि सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो नमक होता है वो सारा सोडियम क्लोराइड जो कि पानी के अंदर मिक्स्ड है। ठीक है, दिस इज व्हाट? सॉल्यूशन। आंसर इज सी, सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से, बायोलॉजी से। द पाउच connected to the junction of small intestine and large intestine is called as? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लाइक कि 7th 8th क्लास की हमारी बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर आपको ये बताना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे अंदर होती है दिस इज व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाहर यहाँ पे होती है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन दोनों के कनेक्शन पे, मतलब ये कनेक्शन आपको बताना है क्या है, क्या है ये? आंसर ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपको ये बताना है वो पाउच जो कि जंक्शन पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर, केकम, कोक्सिक्स, कॉन्डिल या फिर एक्जिला। इनमें से क्या कहते हैं इसको? ये पोर्शन होता है जो इसको क्या कहते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्शन पे बना होता है? केकम, कोक्सिक्स, कॉन्डाइल या एक्जिला? ओके, ठीक है, आंसर्स यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शंस के साथ। बिल्कुल सही जिन्होंने आंसर दिया है केकम,
सही आंसर है। इस पार्ट को हम कहते हैं केकम, केकम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन, आपको ये बताना है सब्जेक्ट है पशुधन और पशुपालन यानी कि लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? इज इट रेजिड्यूअरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट? ठीक है, रेजिड्यूअरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, इनमें से किसके अंदर आता है? अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? इसका आंसर आप कैसे देंगे? अपने दिमाग में सोचेंगे आप कि आपने एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक से रिलेटेड जितने भी आज तक पॉलिसीज देखी हैं कुछ भी, तो वो कौन सी आपने देखा है कि क्या वो आपने ये देखा है केंद्र बनाता है, क्या आपने ये देखा है कि स्टेट बनाती है, क्या आपने ये देखा कि दोनों बना सकते हैं, है ना? तो एक बार जल्दी से याद करो, कहीं पे सुना हो कोई पॉलिसी, आपकी स्टेट की सरकार ने क्या कोई पॉलिसी बनाई, या फिर क्या केंद्र सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, या क्या दोनों ने बनाई हुई सुनी है आपने? ठीक है, तो ऐसे आपको ये आंसर देने हैं, है ना? तो आंसर आया है यहाँ पे स्टेट लिस्ट, डी, सी यूनियन, डी। ओके, तो मैं सही आंसर इसका बता देती हूँ आपको। सही आंसर है डी, स्टेट लिस्ट, डी स्टेट लिस्ट, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करें तो वो खुद में भी स्टेट लिस्ट में आता है ना? एग्रीकल्चर तो मेजर सब्जेक्ट है जिसके लिए कि सिर्फ स्टेट पॉलिसी बना सकता है, ठीक है। तो वैसे ही ये एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों पे भी हमारा स्टेट ही पॉलिसी बना सकता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज, आपको ये मैं ऑप्शंस दूंगी आपको क्वेश्चन में बताना क्या है, आपको वहां पे ऑप्शंस में बताना क्या है कि इनमें से कौन सी भारतीय शहर, इंडियन सिटी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर्स ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, श्रीनगर, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद या अहमदाबाद। इन चारों में से कौन सी सिटी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मौजूद है? डॉक्टर झटका जी ने आंसर दिया है जयपुर। जयपुर ऑप्शन में नहीं है, बट आपने आंसर सही दिया है। अगर मैंने जनरली सिर्फ क्वेश्चन पूछा होता तो जयपुर भी इंक्लूडेड है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। जयपुर इज वन ऑफ द सिटीज जो कि इंक्लूडेड है, बट आपको ऑप्शन में से बताना है कि श्रीनगर, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद या अहमदाबाद। आंसर्स यहाँ पे आ गए हैं, ए बी अहमदाबाद, बी ए बी अहमदाबाद, बी बी। ओके, तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका है डी, अहमदाबाद। श्रीनगर, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद नहीं है, सिटी इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है क्या? एक लिस्ट है जिसमें कि कुछ साइट्स दी गई हैं जिनको कि आप दुनिया के तौर पे एक वर्ल्ड हेरिटेज मान सकते हैं, ठीक है। तो विश्व धरोहर जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, अहमदाबाद। तो ये दो सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनीत जी, जो आप बात कर रहे हैं हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में है या हैदराबाद एंड पुणे, ठीक है, वो आप किसकी बात कर रहे हैं? वो आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की, वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की। मैंने क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन सी सिटी है, ठीक है। आप गूगल करना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वहाँ पे आपके सामने 32 साइट्स आ जाएंगी, ठीक है। उनके अंदर कौन सी इनमें से सिटी मौजूद है? तो उसमें सिर्फ दो सिटीज़ हैं, वो हैं अहमदाबाद और गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद और जयपुर, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में और जयपुर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, who became the first female to be appointed to the ICC International Panel of Match Referees in 2019? 2019 में आईसीसी इंटरनेशनल पैनल के ऊपर जो इंटरनेशनल पैनल जो होता है मैच रेफरीज का, है ना, उसके अंदर इनमें से कौन सी जो है वो फर्स्ट फीमेल बनी? विनीत जी ने बिना ऑप्शन के आंसर दे दिया है। लक्ष्मी, बाकी सब भी देख लीजिए ऑप्शंस और आंसर्स बताइए। झूलन गोस्वामी, जीएस लक्ष्मी, सुधा शाह या डियाना इडुलजी। क्या वो इंडियन थी जीएस लक्ष्मी जैसा कि आंसर यहाँ पे आया है, या क्या वो किसी और देश से बिलोंग करती थी जो कि पहली महिला बनी आईसीसी के अंदर जो वर्ल्ड रेफरीज हैं उनके पैनल के ऊपर अपनी जगह बनाने वाली? आईसीसी के वर्ल्ड जो पैनल है रेफरीज का, उसके ऊपर अपनी जगह जिन्होंने बनाई है।
ओके, तो आंसर इसका है बी, जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी, जैसा कि विनीत जी ने कहा, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये पहली महिला बनी वर्ल्ड में जिन्होंने कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज में अपनी जगह बनाई 2019 में। तो इस तरीके के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उन पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उन पे भी ज़रा अच्छे से ध्यान देना है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज May Dam Mefi, the festival of